हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, तो हम आ गए हैं लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग 10th वाले। तो लाइफ प्रोसेस का लेक्चर थर्ड है, और थर्ड लेक्चर से पहले 1 और 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड देखो, फिर थर्ड देखने आने के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, नीचे छोटा एरो बना रहता है, उसमें आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, 1 और 2 देखो, फिर थर्ड पे आओ। तो चलिए चालू करते हैं। ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर, और मैं हूं विकास सर। तो लाइफ प्रोसेस में हम आपको पढ़ाए थे 4 लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन फिनिश हो चुका है 1 और 2 लेक्चर में। ये है रेस्पिरेशन। इस लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन है क्या? तो अक्सर बच्चे इसका गलत डेफिनेशन जानते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स वो समझते हैं कि ऑक्सीजन हम इनटेक करते और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। गलत है। आप जो ये जानते हो डेफिनेशन, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये डेफिनेशन है ब्रीथिंग का। रेस्पिरेशन सेल में होता है। जो आप सोच रहे हो नाक से और लंग्स के थ्रू होता है, दैट इज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन सेल में होता है मेनली। रेस्पिरेशन वर्ड इज रिलेटेड विद द सेल। याद रखना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कहां होता है? सेल में। तो सवाल है रेस्पिरेशन है क्या? तो आपने लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ा, तो उसमें एक स्टेप पढ़ा था, एसिमिलेशन, राइट। 5 स्टेप पढ़े थे, जिसमें एसिमिलेशन, इंजेशन पहला स्टेप, खाना खाना, डाइजेशन ब्रेक डाउन करना, तीसरा एब्जॉर्प्शन ब्लड में ट्रांसफर करना, एसिमिलेशन जिसमें आपको बताया गया होगा कि जो एब्जॉर्ब फूड होता है दैट इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सो ऑन, आपने आपको बताया था, वो क्या होता है कि सेल में ट्रांसफर होता है और वहां एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यस, ये चीज बात हुई थी, सेल में गया फूड और एनर्जी बना। बट इसमें बीच का कुछ पार्ट गायब कर दिया गया है कि सेल में गया और एनर्जी बना, बट कैसे बना, फूड के साथ आखिर क्या हुआ कि एनर्जी बना। दैट इज जो चीज आप मिस कर दिए थे, वो पढ़ने वाले हम लोग रेस्पिरेशन में। ओके, तो रेस्पिरेशन में क्या पढ़ने वाले हम लोग कि फूड से एनर्जी कैसे बनता है। तो यही डेफिनेशन है रेस्पिरेशन को। व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब भी हम फूड बोलेंगे तो अब आप बात करना डाइजेस्टेड फूड की, दैट इज जो ब्लड में ट्रांसफर हुआ है, दैट इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ओके, जब भी हम फूड बोलेंगे यही सोचेंगे। कोई फूड मतलब अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट की बात नहीं करेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी कन्वर्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इनटू सम अनदर फॉर्म आफ्टर डाइजेशन। ओके, वी ब्रेक डाउन, दिस इज आवर एक्चुअल फूड विच वी रिक्वायर्ड, विच इज सोलेबल इन आवर ब्लड। ओके, तो फूड मीन्स ग्लूकोज, मोस्टली ज्यादातर ग्लूकोज पहले एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो ग्लूकोज की बात करेंगे जनरली हम, फूड जब भी बोले आप ग्लूकोज सोचना। ओके, तो रेस्पिरेशन का क्या डेफिनेशन होगा आप नोट करो, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। आप बोलोगे सर लाइफ प्रोसेस है तो सब में होगा ही, बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो। लाइफ प्रोसेस है तो सब में होना मस्ट है। तो सब में रेस्पिरेशन होता है, यानी सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, कैसा भी हो, सबके बॉडी में सेल होता है, और सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है उसमें? फूड जाते हैं और फूड टूटता है और उससे एनर्जी बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फूड से एनर्जी कैसे बनता है और टूटता कैसे है। ओके, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज रेस्पिरेशन? फिर से सुन लीजिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन कहां होता है? सेल में। व्हाट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन? कोई पूछ दे तो बोलना सेल। सेल इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एवरी ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, मतलब फूड जो खाते हैं, ग्लूकोज जो खाते हैं, उससे एनर्जी बनता है। ओके, चलिए रेस्पिरेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। बिल्कुल समझ गया होगा, सेलुलर मतलब सेल में हो रहा है, इसीलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? सेल है। ओके, रेस्पिरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता। जो आपका जो ग्लूकोज फूड होता है वो 2 स्टेप में टूटता है। स्टेप नंबर 1 जो होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है। स्टेप नंबर 1 सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है, सेल में ही होता है सारा काम। तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। क्या होता है इसमें? जो ग्लूकोज है, कहां से आया ग्लूकोज? तो आपने जो खाना खाया था कार्बोहाइड्रेट, वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सेल में पहुंचा। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से इसको समझना। देखो देखो ध्यान से समझेंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, प्लांट ने CO2 ग्रैब किया और प्लांट ने फूड बनाया ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को उसने स्टोर किया किस रूप में? स्टार्च। बिल्कुल, और ये स्टार्च डाइजेस्ट होकर फिर से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया।
तो प्लांट ने, तुम ऐसा समझो कि प्लांट से हमारे बॉडी में स्टार्च आया और स्टार्च ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज डाइजेशन के बाद CO2 बन गया। क्या बात है, तो गोल गोल घूम रहा है, सब चीज गोल गोल घूम रहा है, जहां से चले थे वापस वहीं पे। फिर से एक बार देखो, प्लांट ने ऊपर से क्या लिया था फोटोसिंथेसिस में, CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ओके, उसको जोड़ करके उसने क्या बनाया था, ग्लूकोज। ग्लूकोज उसके प्लांट में कैसे स्टोर हुआ था, स्टार्च, उसको ही हम खाते हैं। तो स्टार्च मेरे बॉडी में है, स्टार्च डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज हम लोग के बॉडी में देखो, हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज टूट के वापस क्या बनने वाला है, CO2, और फिर एनर्जी मिल जाएगा। ये हो गया, पूरा गोल गोल घूम गए हम लोग। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन के 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 का नाम है ग्लाइकोलिसिस। स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। और दूसरा स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट टूटने वाला है। अब सवाल है पायरुवेट क्या है, ये पायरुवेट क्या है, चलिए यहां समझते हैं। देखो यहां पूरा टेबल बना, ये टेबल आपको लर्न करना है, कॉपी में नोट करो और लर्न करो। तो यहाँ पे 2 तरीके इस टेबल को लिखने, या तो आप सिर्फ नाम लिखो, फॉर्मूला मत लिखो, या दूसरा फॉर्मूला और नाम दोनों लिखो। सिर्फ फॉर्मूला मत लिखना, बिकॉज इट इज नॉट केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी है। ओके, माइंड इट। देखिए ग्लूकोज का हमने फॉर्मूला लिखा है, ग्लूकोज आप सिर्फ वर्ड भी लिख सकते हैं, अगली बार हम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टाइम है, इसके आगे नेक्स्ट हम भी यूज करेंगे तो ओनली नेम की बात करेंगे हम। तो देखो ग्लूकोज है, ये फॉर्मूला है C6H12O6, ये हमारे सेल के अंदर चला गया है, ब्लड लेके गया, 6 कार्बन का कंपाउंड है, साइटोप्लाज्म में गया और ये ब्रेक हुआ। यानी पहला स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर ब्रेक होता है 3 कार्बन के कंपाउंड में, 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड पायरुवेट। कोई पूछ सकता है व्हाट इज पायरुवेट, तो हम बताओ पायरुवेट इज अ कंपाउंड विच हैव 3 कार्बन एटम। इट फॉर्म आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। कहां बनता है, सेल के अंदर। किस ऑर्गेनिज्म के, सारे ऑर्गेनिज्म के, प्लांट में भी बनता है। ओके, अभी आगे हम समझाएंगे कैसे कैसे, देखोगे ध्यान से फिर से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो ग्लूकोज हमारे सेल में गया था उस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर तोड़ दिया जाएगा। अब सवाल है कौन तोड़ता है, क्या अपने आप तोड़ जाता है, कोई हथौड़ी लेके बैठा है ऐसा ठप ठप मार के तोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। एंजाइम, ये काम कौन करता है, एंजाइम। अरे वाह, नाम नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट आप याद रखना एंजाइम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ओके, थोड़ा सा हम यहां पे बताएंगे, अभी यहां चलते हैं। तो ये एंजाइम क्या करती है हमारे बॉडी में, आप एंजाइम मेंशन मत करना, डायरेक्ट ऐसे लिखना कि व्हाट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन ग्लाइकोलिसिस, इन ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, मेमोराइज द नेम पायरुवेट, बायोलॉजी इज द वर्ड, गेम ऑफ वर्ड्स, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल लाइक दिस। तो ग्लूकोज ब्रेक इनटू पायरुवेट एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। एक चीज दिमाग में फिट करो, क्या कि जितना तोड़ेंगे, जितना बारीक छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ोगे उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा। फिर से जितना ज्यादा तोड़ोगे उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा। एकदम एक चीज फीड कर लो, रेस्पिरेशन यानी ब्रेक करके एनर्जी बनाना, फूड को ब्रेक करना। फूड यानी ग्लूकोज 6 कार्बन का लंबा सा कंपाउंड है, ऐसा 6 कार्बन का चेन है, उसको जितने तुम छोटे छोटे टुकड़े बनाओगे उतना ज्यादा एनर्जी बनेगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो ग्लूकोज था, ओके 6 कार्बन तोड़ दिया हमने, 3 कार्बन के कितने बने होंगे, 2। तो हमने अभी पूरा टुकड़ा नहीं किया है, 6 कार्बन का कोई कंपाउंड है उसको टुकड़े में तोड़े, 3, अभी भी यहां 3 जुड़े हुए हैं ना, पूरा नहीं टूटा है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया है, तो थोड़ा सा एनर्जी यहां पे बनेगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात करते हैं, अक्सर तुम फिजिक्स में पढ़ते हो कि एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, बिल्कुल, बट बायोलॉजी में हमारे बॉडी में जो एनर्जी है उसको मेजर करने का टर्म अलग है, एटीपी। क्या होता है, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी में एनर्जी जनरेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। फिर से इसको समझेंगे, जब भी रेस्पिरेशन होता है, फूड ब्रेक होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल। तो क्या हम सारे एनर्जी यूटिलाइज कर लेते उसी टाइम पे, बाद के लिए हम कुछ एनर्जी नहीं रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो किस रूप में रखते हैं, तो याद रखना, इन आवर बॉडी एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो एटीपी में स्टोर होता है, और जब यूज करना है तो एटीपी टूट जाएगा एडीपी में, डी यहां पे आ जाएगा, डी फॉर डाई, यानी ट्राई से छोटा होकर डाई बन जाएगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। ओके, क्लियर हो गया, नहीं हुआ फिर से सुनते हैं। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जो भी एनर्जी की बात होगी, जो भी एनर्जी चलेगा वो एटीपी के रूप में चलेगा। ओके, तो यहां पे एनर्जी बनता है, फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, एटलीस्ट 2 एटीपी बोलते हैं, 2 एटीपी बहुत कम है, आपको वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सुन सकते हैं। 2 एटीपी एनर्जी यहां पे बन जाएगा, यानी सबसे पहले ग्लूकोज था, टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़े 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम क्या है, पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला लिखा है CH3COCOOH। ओके, याद कर सकते हैं, नहीं याद करना है कोई दिक्कत नहीं, नाम याद करो यार, बायोलॉजी में फॉर्मूले की कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, दिस इज ए स्टेप फर्स्ट। व्हाट इज स्टेप फर्स्ट, फिर से
स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट एंड प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेयर इन साइटोप्लाज्म, इन सेल भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म में होता है? बिल्कुल, सारे ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस सेम टू सेम होता है, कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद चेंज है, इसके बाद क्या है, चेंज है। स्टेप 2 ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट टूटने वाला है। द डिपेंड, ध्यान रखेंगे यहां लिख रहे हैं, स्टेप 2 जो होता है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, मतलब कितना ऑक्सीजन दिया गया पायरुवेट को टूटने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनेगा। बिल्कुल, फिर से पायरुवेट के बाद 3 ऑप्शन है आपके पास। 3 ऑप्शन क्या क्या है, ध्यान समझते हैं। देखिए, अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मिला ही नहीं, अगर ऑक्सीजन मिला ही नहीं तो ये क्या होगा, टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा। देखो 3 कार्बन का था तो 2 कार्बन एक साथ जुड़ा रह गया और 1 कार्बन अलग टूट गया। फिर से समझते हैं, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है कुछ भी, इसमें से 2 कार्बन एक साथ है और ये अलग हो गया, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। कंप्लीट ब्रेकडाउन कंप्लीट कब होगा, जब एक सब अलग हो जाए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा टूटा है तो थोड़ा सा एनर्जी बनेगा। देखो ध्यान से, फिर से क्या हुआ, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला, यह कहां होता है, इन ईस्ट नाम का एक यूनिसेलुलर नहीं, ईस्ट नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है। ईस्ट जो होता है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, ईस्ट खमीर बोलते हैं, उसके अंदर ये रेस्पिरेशन होता है इस टाइप का। क्या और किसी में होता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, वेरी फ्यू, जिसके अंदर ये वाला रेस्पिरेशन होता है। पता है ये बहुत यूज होने वाला है, इसको हम आगे बताएंगे बहुत डिटेल में। तो फिर से सुनते हैं, क्या होता है, पायरुवेट है, पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, आप ऐसा बोलो, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट ब्रेक इनटू इथेनॉल। देखो इसका नाम इथेनॉल है, ईथ मतलब 2 कार्बन, मीथ मतलब 1 कार्बन। ईथ कब लिखेंगे, जब 2 कार्बन रहेगा। ऑल क्यों लगा है, OH लगने की वजह से, तो इथेनॉल इसका नाम है। आप नाम याद करो, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनता है, ठीक है। और ये कहां होता है, ये काम साइटोप्लाज्म में ही होता है। किसके साइटोप्लाज्म में, ईस्ट के। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये वाला रेस्पिरेशन होता है, इसका नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से नाम याद करेंगे, एनएरोबिक, याद हो गया, नाम को पढ़ो। एन मतलब नहीं, एरोबिक यानी हवा नहीं है, विदाउट एयर, याद हो गया नाम से, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी बताएंगे हम, रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक यानी जिसमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो पायरुवेट टूट रहा है, उसको एरोबिक बोलते हैं, और एनारोबिक जिसमें बिना ऑक्सीजन के टूट गया पायरुवेट, ठीक है। तो अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा और वो बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस रेस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनारोबिक में कम एनर्जी बनेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर ऑक्सीजन मिले, जैसे कि हमारे बॉडी में होता है, मोस्टली यही, और ज्यादातर लोगों में एरोबिक ही होता है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म में एरोबिक होता है। इसमें बस ईस्ट आप याद रखो, मोस्टली ये होता है हमारे बॉडी में, जितने भी एनिमल आप जान रहे हो, प्लांट्स में भी यही वाला रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा सेल को। कौन ले जाके सेल को ऑक्सीजन देगा, तो अब वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, कैसे लंग्स में हम लोग खींचते हैं, फिर वहां से, इसी में पढ़ेंगे, सॉरी आगे, उसके बाद वहां से वो ट्रांसफर होकर सेल तक जाता है, कैसे जाता है आगे देखेंगे। तो ऑक्सीजन मिल जाएगा सेल को अगर, तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला। देखो ये कहां हुआ है, तो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म से कहीं गया नहीं, यानी सेल के अंदर ही हो रहा है सारा काम, लेकिन सेल में, साइटोप्लाज्म में। ये कहां हुआ, पहले वो पायरुवेट टूट गया साइटोप्लाज्म में, उसके बाद जो पायरुवेट है ट्रांसफर हो गया कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिला और उस ऑक्सीजन को लेकर के उसने क्या किया, पायरुवेट को कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया। क्या बना दिया तोड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। आपने सुना होगा कि एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। बिल्कुल, तो यहां देखो आप समझ गए होंगे एनर्जी कैसे बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाता है, या बोल सकते हो ग्लूकोज आया सेल के अंदर, वो पायरुवेट में टूट गया, और पायरुवेट कहां गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it completely break down, we can tell like this, completely break down, here incomplete breakdown, here complete breakdown। देखो एक एक कार्बन के टुकड़े बने, तो 3 बने होंगे, हमने लिखा नहीं, 3 लिख सकते थे, ठीक है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, वाई हमने शुरू में ही बोला था, फील करो, जितने छोटे टुकड़े उतना ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ टुकड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो एनर्जी भी कम बना होगा। यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है तो एनर्जी ज्यादा बना होगा। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम मिला मतलब थोड़ा थोड़ा मिला, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। ये काम कहां होता है, इन मसल सेल्स में होता है। तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड भी 3 ही कार्बन का, यानी टूटा ही नहीं, इसमें तो सबसे कम एनर्जी बनेगा।
तो CH3 CH और ये OH इसके साथ और COH, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमने लिखा है। तो देखते हैं मसल सेल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आपने सुना होगा क्रैम्प, एक वर्ड आपने सुना होगा क्रैम्प, नहीं सुने तो सुनो। क्रैम्प क्या होता है? मोच, खिंचाव, मांसपेशी में खिंचाव। कभी कभी आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अचानक से पैर और हाथ के नस ऐसे खिंच जाते हैं, चलना नहीं होता, बहुत तेज दर्द होता है, दैट इज क्रैम्प। होता क्या है समझते हैं। क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली नहीं पहुंचा तो वहां पर जो पायरुवेट होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वो जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और मसल के सेल में जमा हो जाएगा। ये सारा काम तो सेल में ही हो रहा है, यानी लैक्टिक एसिड गेट स्टोर्ड इनसाइड द सेल एंड इट विल कॉज पेन, इट विल कॉज पेन। ये बहुत तेज दर्द होगा इससे। फिर उस दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रैम्प। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैम्प बोलते हैं। फिर से याद करो, व्हाट इज क्रैम्प? When lactic acid is formed in the muscle cells, it gets stored in muscle cells and it causes dangerous pain. This condition is called cramp. How we get rid from the cramp? Cramp से हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे? By using hot water bath. गर्म पानी से नहा लो। आपको पता होगा किसी का पैर हाथ दर्द देता है तो थोड़ा गर्म पानी से धुलने बोलते हैं, तो हॉट वाटर बाथ और मसाज कराओ। मसाज क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो आप जब हॉट वाटर बात करोगे या मसाज करोगे, इट विल इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन स्पीड, या तुम्हारे ब्लड के चलने का स्पीड बढ़ा देगा। देन ब्लड विल ब्रिंग ऑक्सीजन क्विकली, सो दिस लैक्टिक एसिड अगेन गेट कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यानी हमारे बॉडी में बनने वाला तो यही है। कभी कभी अगर ऐसा हो गया कि आपके मसल्स को ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिला, उसके सेल को, तो वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होके क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर वापस उसको ऑक्सीजन मिला, तो लैक्टिक एसिड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका पेन खत्म हो जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कभी कभी दर्द होने लगता है, इधर हाथ पे, इधर पे होता है, ज्यादा एक्सरसाइज कर लो फिर हो जाता है। तो क्रैम्प टाइप का आ जाता है, खिंचाव टाइप का आ गया। आप कुछ हार्ड काम कर रहे हो, कोई भारी चीज उठा रहे हो, अचानक से नस खिंच गई, बहुत तेज दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड क्रैम्प। उसको क्रैम्प बोलते हैं। व्हाट हैपन इन क्रैम्प? डेंजरस पेन। व्हाई इट हैपेंस? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स। हाउ वी गेट रीड? कैसे छुटकारा मिलेगा? बाय हॉट वाटर बाथ और बाय मसाज। मसाज करो या हॉट वाटर बाथ। हाउ? एक्सप्लेन इट। It will increase the blood circulation speed in your body and it bring oxygen with it, so lactic acid again get breakdown या get converted into carbon dioxide, water and energy, so we get rid from cramp. Okay, that's it. तो ये हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप यहीं पे है, देखो पहला ऐसे घूम के गए, दिस इज एनारोबिक। अगर आप ऐसे चले गए, दिस इज कॉल्ड एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसका कोई टाइप नहीं है क्योंकि ये वापस इसी में कन्वर्ट होने वाला। दिस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट एनारोबिक, सेकंड इज एरोबिक। डिफाइन इट, रीड द नेम एनारोबिक, द रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन या पायरुवेट इज ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, दैट इज कॉल्ड, एयर या ऑक्सीजन एक ही बात है, इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, कहां होता है? ईस्ट में होता है। किस पार्ट में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, डिफरेंस आप लिखो। सेकंड इज एरोबिक। व्हाट इज एरोबिक? द रेस्पिरेशन इन विच पायरुवेट और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, कंप्लीट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. It occurs in mitochondria and it produces large amount of energy. Here less amount of energy is produced. Here incomplete breakdown. Here complete breakdown. It occurs in all multicellular organism. We can tell like this, in plants, animal. Mostly it occurs in every organism. It occurs in yeast. Okay. This is also called fermentation. Fermentation. थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं. आप नोट करो तब तक. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज एरोबिक एंड अनदर इज एनारोबिक. अभी हमने बताया था, फिर से इसको डिफरेंस में आप नोट आउट करो. एरोबिक रेस्पिरेशन, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लिखो, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पे एक वर्ड मेन कीवर्ड है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बस इतना ही हम लिखेंगे, आप पूरा लिखना. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक. और यहां पे क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. Absence of oxygen is called anaerobic respiration. Okay.
Second point, in aerobic respiration, what happen? First, glucose get converted into pyruvate. Second point क्या होगा? Glucose get converted into pyruvate and pyruvate break in the presence of oxygen. आप इस रिएक्शन को जरूर लिखना, ये मेन पॉइंट है. Presence of oxygen. What will form? It will form carbon dioxide, water and large amount of energy. चलिए हम आपको बताते हैं कितना एनर्जी. 38 ATP. In aerobic respiration, 38 ATP energy is produced. Aerobic में, anaerobic में 2 ATP. Very less amount of energy is produced. ये मेंशन करना जरूरत नहीं, आप चाहो तो सिर्फ यहाँ एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है. 38 ATP. ओके. anaerobic में आप इसको कैसे लिखोगे? This is for aerobic. anaerobic यहां लिख देते हैं हम. anaerobic में first glucose. This is step 1 glycolysis. Glucose is converted into pyruvate. कहां होता है कन्वर्ट? सेल में. ये सब काम सेल में हो रहा है. और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या फॉर्म होता है? नाम याद करना है. इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP. ओके. ये दो रिएक्शन है, ठीक है. एक इसके लिए, एक इसके लिए. आप दोनों में नोट कर लो डिफरेंस के लिए. ओके. नेक्स्ट मिटा दें इसको, ठीक है. अब थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसमें इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. और इसमें क्या लिखेंगे आप बताओ, खुद लिख लोगे. लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. ओके. नो नीड टू मेंशन द वैल्यू, ओनली राइट इट लेस एंड मोर. Okay, next, it occurs in mitochondria. तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इट अकर्स, यहां पे सेकेंड पॉइंट पे क्या था? रिएक्शन था. इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. It occurs in cytoplasm. Next, ये किस में होता है? ये होता है प्लांट्स और एनिमल्स में. जितने भी प्लांट और एनिमल है मोस्टली इसमें यही होता है. और ये किस में होता है? ईस्ट में. This occurs in east. Okay. Next we can tell like that. In aerobic respiration, carbon dioxide and water is produced. In anaerobic respiration, ethanol and carbon dioxide is produced. चलिए एक बात बताते हैं. anaerobic respiration is also called fermentation. कोई पूछे what is fermentation, तो आप बोल सकते हो anaerobic respiration is called fermentation. What will happen in fermentation? समझ जाओ. ग्लूकोज होगा और इथेनॉल बनेगा. यानी ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है अल्कोहल बनाने के लिए, दारू बनाने के लिए, ठीक है. तो ये अल्कोहल बनाने के प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन. व्हाट विल हैपन इन फर्मेंटेशन? इन कहां होता है फर्मेंटेशन? किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है. तो अगला पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट. प्लांट में रेस्पिरेशन. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगा. देखिए अक्सर हम लोग समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन इन करना पड़ता है और CO2 रिलीज करना पड़ता है. बट बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है. चलिए इस भ्रम को हम लोग दूर करते हैं. कैसे दूर करेंगे थोड़ा समझते हैं. प्लांट में होता क्या? देखो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है. हमने तुमको बोला रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिज्म में होगा, चाहे वो एक सेल का हो चाहे मल्टी सेलुलर, ऑल ऑर्गेनिज्म. बिकॉज रेस्पिरेशन ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और आपको पता होगा प्लांट का भी फूड तो ग्लूकोज ही है. बिल्कुल. प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़े. फोटोसिंथेसिस क्या था? CO2 और वाटर मिलके क्या बनाता था? ग्लूकोज. कोई बोलेगा सर स्टार्च, तो स्टोर होता था स्टार्च के फॉर्म में. अगर यूज करना है तो ग्लूकोज ही यूज करेगा ना. यानी प्लांट को भी एनर्जी कहां से मिलता है? ग्लूकोज से. तो कैसे मिलता होगा भाई? ग्लूकोज टूटता होगा. तो प्लांट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक. सबसे पहली बात, प्लांट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक. कोई भी रेस्पिरेशन सेल के अंदर ही होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर होगा. एरोबिक में क्या होता है? ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, पायरुवेट फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके. सेम थिंग हैपन इन प्लांट. और अगली बात, प्लांट में रेस्पिरेशन हमेशा होता है, कभी बंद नहीं होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो. देखिए सांस लेना तो आप बंद नहीं कर सकते, खाना खाना बंद कर सकते हैं यार, लेकिन सांस लेना आप बंद नहीं कर सकते. ओके. तो रेस्पिरेशन बंद नहीं होता है. यहां पे समझिए इन डे टाइम
दिन में क्या होता है प्लांट में? फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट है तो रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है 6 मॉलिक्यूल। तो ये प्लांट क्या करेगा? इसी ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, इसी ऑक्सीजन को यूज कर लेगा वो क्या करने के लिए? उसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट यूटिलाइज फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? कुछ ऑक्सीजन यूज कर लिया, यानी बाहर से ऑक्सीजन लेना नहीं पड़ा। यानी प्लांट दिन में कर क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इन कर रहा है और ऑक्सीजन आउट। फिर से CO2 इन क्यों कर रहा है? फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन आउट क्यों कर रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ज्यादा ऑक्सीजन बन रहा है, उसमें से सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में जो CO2 बनेगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। यानी CO2 बाहर निकालने की नौबत नहीं आएगी डे टाइम में। क्लियर हो गया होगा? ओके, बट एट नाइट, नाइट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बंद, बट रेस्पिरेशन तो बंद नहीं कर सकते, एनर्जी तो हमेशा बनाना पड़ता है। तो क्या होगा? रेस्पिरेशन अगर होगा तो बिल्कुल हमारे जैसा रात में प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन इन करता है और CO2 आउट करता है। इसीलिए बोलते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज प्लांट बहुत बड़ा है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ब्रीथिंग ऑर्गन इन प्लांट, ब्रीथिंग सुनेंगे थोड़ा। ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग एक वर्ड निकल के आ रहा है। देखिए, जिसको आप रेस्पिरेशन समझते थे ना बचपन से, दैट इज ब्रीथिंग। फिर से, व्हाट इज रेस्पिरेशन? फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाना, फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाना, दैट इज रेस्पिरेशन। कहां होता है? सेल में, सारे ऑर्गेनिज्म के। ब्रीथिंग, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2, नोट इट। टेकिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। फिर से, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, अंदर यानी ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर चला गया तो ब्रीथिंग हो गया। उसके बाद वो ब्लड लेके जाएगा सेल में, सेल में टूटेगा, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रीथिंग क्या हो गया? टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ऑर्गन इन प्लांट, बताओ प्लांट में कहां से ऑक्सीजन घुसता और CO2 निकलता है? भाई स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज द ब्रीथिंग ऑर्गन इन प्लांट। कुछ ऑर्गेनिज्म के हमने यहाँ पे ब्रीथिंग ऑर्गन नोट किए, आप फिर से सुन लो। देखो, अमीबा, अमीबा में तो सारा काम सेल सरफेस से ही होता है यार। अमीबा ने फूड का ऐसे गेन किया था? सेल सरफेस से, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, सूडोपोडिया। यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर से, अमीबा यूनिसेलुलर है, नोट करो इसको। मोस्टली क्यों? कोई कोई एक आधे का एक्सेप्शन हो सकता है यार, बायोलॉजी है। तो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर से, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले लेता है अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? लंग्स से अपना ऑक्सीजन अंदर ब्लड में ट्रांसफर करते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म में स्किन से, उसके स्किन पर ऑक्सीजन आकर डिजॉल्व हो जाता है, उसका स्किन गीला गीला होता है, उस पर ऑक्सीजन घुलेगा और उससे वो फिर डिफ्यूजन से अंदर ले लेगा। फिश सबको पता है, गिल्स में। फिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिश में क्वेश्चन है, सुनेंगे। फिश में क्या क्वेश्चन है? द रेट ऑफ ब्रीथिंग, देखो नाम आ गया, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन फिश इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ पे रहने वाले हम लोग। फिर से, मछली जल्दी जल्दी सांस लेती है कंपेयर टू हम लोग, यानी हम लोग 1 मिनट में ब्रीथिंग जो करते हैं उससे ज्यादा टाइम फिश करती है। क्यों? बिकॉज फिश take dissolve oxygen in from water, okay, and the amount of oxygen in water is less than atmosphere. एटमोस्फेयर के तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा पानी में बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा अगर ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, इसको समझ गए? ये मिटा दे, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो, ये फिश हम बना रहे हैं। फिश क्या करती है कि मुंह खोल के ऐसा तैरती है, यहां से पानी वाटर इन करेगा और इस वाटर में क्या डिजॉल्व है? इस वाटर में क्या डिजॉल्व है भाई? ऑक्सीजन। और यहां गिल से वापस बाहर निकलते जाएगा ऑक्सीजन। ओके, इसी टाइम में जैसे गिल से बाहर निकलेगा तो गिल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डिफ्यूजन से क्या करते हैं? उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेते हैं। गिल्स की ऐसे डिजाइनिंग होती है कि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को खींच लेगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि फिश में क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग is faster in aquatic animal यानी फिश में रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होता है देन टेरेस्ट्रियल, हम लोगों की तुलना में। बिकॉज इसका रीजन क्या है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर या डिजॉल्व इन वाटर इज लेस देन एटमोस्फेयर। आपके एटमोस्फेयर से हम लोग लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। एक बार खींचे ढेर सारा ऑक्सीजन मिल गया, डबल जल्दी जल्दी खींचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिश को तो बार बार खींचना पड़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है। नेक्स्ट, ग्रासहॉपर ट्रैकिया क्या होता है? स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन अंदर है,
उसके क्या होता है, बॉडी के ऊपर ही निकला रहता है ट्रैकिया। अभी सुनेंगे आप ट्रैकिया नाम, ट्यूब, ट्रैकिया नहीं ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं जिससे वो डायरेक्ट खींच लेता है। ह्यूमन में लंग्स, ओ आप तो नोज सोच रहे होंगे, नहीं नहीं, क्या आप मुंह से सांस नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो। नाक मुंह काम नहीं करते, ऐसा डॉक्टर पाइप डाल के भी सांस लेता, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लंग्स। फिर से सुनिए, ब्रीथिंग में होता क्या है, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ CO2, किधर, बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ट्रांसफर कौन करता है, ह्यूमन में लंग्स करता है। नोज तो ब्लड में नहीं डाल रहा ना ऑक्सीजन, यानी लंग्स ही करता है। लंग्स के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, CO2 निकलता है। ध्यान रखेंगे, ब्रीथिंग ऑर्गन इन ह्यूमन इज लंग्स, नोज नहीं, ओके। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब में सेल है यार, सब में सेल है, याद रखो, हर जगह रेस्पिरेट। ब्रीथिंग ऑर्गन चेंज होता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के ऑर्गन चेंज होते हैं, बट रेस्पिरेशन सबका सेल में ही होता है। ओके, ब्रीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग भाई तो ऑक्सीजन लाने का तरीका है, एनर्जी तो बनाएगा रेस्पिरेशन में। देखो यहां पे सुनो, फिश में देखो गिल्स होता, गिल्स ने ब्लड में ट्रांसफर किया तो ब्रीथिंग ऑर्गन गिल्स। ओके, समझ रहे हैं, मुंह तो नहीं बोलेंगे यहां पे भी हम, बिल्कुल नहीं। तो इसको समझ गए, ह्यूमन में लंग्स होगा। चलिए, तो हम लोग इनमें ह्यूमन में रेस्पिरेशन अभी पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बच्चों ने बोला था 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना, बट क्या करें यार, खत्म करते हैं इसको, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहना, छोड़ के मत जाना। ओके, पूरा देखना एक बार में। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में ही सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ज्यादातर लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन के बारे में चर्चा की गई है। तो देखो, लाइफ प्रोसेस ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां ड्रॉ किया। तुमको पता होगा ह्यूमन में हर काम को करने के लिए एक सिस्टम बना है। सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन का कलेक्शन। देखो यहाँ पे नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल यानी नाक के अंदर का जो पाइप है उसको बोलते हैं। नोस्ट्रिल से यहां से एयर घुसेगा, ये रास्ता है। नोज इज नॉट ब्रीथिंग ऑर्गन, ब्रीथिंग ऑर्गन लंग्स है, ये बस रास्ता है। यहां से माउथ है, दोनों यहां कंबाइन होता है, सबको पता है, फेनिक्स है। फिर ये देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया बताया था हमने ग्रास हॉपर में, ये हमारे बॉडी के अंदर है। ट्रैकिया यानी ट्यूब, उस ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हैं, यानी यहां पे आप देख सकते हो ये हार्ड है, दिख रहा है, ये हार्ड क्यों भाई, ये हमारे बाकी ट्यूब के जैसा लचीला क्यों नहीं, जैसे ये आर्टरी वेन होता है तो दबता है मुड़ता है, ये क्यों नहीं दब रहा है मुड़ रहा है भाई, ये दबा तो तुम दब जाओगे ना गए काम से। तो इसको बचाने के लिए चिपकना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर, एयर रुकना नहीं चाहिए, उसको रोकता है। प्रिवेंट मतलब रोकना, कोलैप्स मतलब बंद हो जाना, एयर बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा जाते रहना चाहिए, इसीलिए यहां पे रिंग्स है, ये कोलैप्स नहीं हो, याद रखेंगे। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर, ये डिवाइड हो गया, ये दो लंग्स हो गया, सबको पता है, इधर इधर। ओके, तो अब देखो इसमें लंग्स के अंदर क्या होता है, ये ट्यूब जाके और पतले पतले ट्यूब में बढ़ जाता है, वेरी फाइन ट्यूब। दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। व्हाट इज ब्रोंकियोल्स? When trachea get divided into a smaller and smaller tubes, these tubes are called bronchioles. पेन पेपर लेके बैठे, हर चीज नोट करो। Trachea get divided into smaller and smaller tubes called bronchioles. At the end of bronchioles, there are balloon-like structure is present. आपके bronchioles के अंत में एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है called एलुबली, बाहुबली। कैसा बाहुबली याद रखो, एलुबली याद रहेगा, तो खलबली खलबली एलुबली। तो एलुबली क्या है, एलुबली इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर, एयर बैग भी बोलते हैं, इसके जैसा स्ट्रक्चर है, यही मेन है, इट्स कॉल्ड एलुबली। हर ब्रोंकियोल्स, बहुत सारा ब्रोंकियोल्स होता है, बहुत सारे एलुबली होते हैं, हमने तो कम बनाया है, इधर हमने बनाया भी नहीं। ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, ब्रीथिंग करने में मदद करता है, एक्सपैंड करता है लंग्स को। ये देखिए एक्सपैंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन करा रहा है, डायफ्राम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं क्या होता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से एयर आया, वो एयर इस एलुबली में भर गया, इस एलुबली के चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल होते हैं, पतले पतले ब्लड के ट्यूब होते हैं, ब्लड कैपिलरी। उस ब्लड वेसल में इसके अंदर से क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन से, और फिर क्या होगा, वो उसके अंदर जो CO2 प्रेजेंट है यहां ब्लड में, वो कहां में चला जाएगा, एलुबली में। थोड़ा यहां बड़ा बनाते हैं, ये एलुबली है, एलुबली में एयर भर गया, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब है। यहां पे ब्लड है, यहां पे ब्लड है ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर ब्लड चल रहा है, तो इस ब्लड में CO2 है। कहां से आया CO2, सेल से आया है, तो ये CO2 चला जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है हमारे बॉडी में, तो एलुबली में। याद रखेंगे, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज एलुबली। इन एलुबली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं। ओके, याद रखेंगे। और एक बात समझते हैं, जब हम लोग ऐसा सक करते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपैंड हो जाता है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा एयर भर जाए, और ये एलुबली है सब फूल जाता है।
पता है तुमको एलुबली फैल के, चलो एक फैक्ट बताते हैं, एलुबली को अगर हम अगर ऐसा ओपन करें तो इसका एरिया है टोटल 80 मीटर स्क्वायर। ओ माय गॉड, 80 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर इतना होता है, 80 इंटू 80 बहुत होगा, 80 मीटर इंटू 80 मीटर, इतना बड़ा तो लंग्स ही नहीं है। तो बिल्कुल बहुत सारे हैं यार, छोटे छोटे छोटे, इनको एक्सपैंड करोगे तो इतना होता है मिला करके। तो छोटे से जगह में ढेर सारा है, एकदम चिपक चिपक के, इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो एलुबली क्या होता है, जब एक्सपैंड होता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एयर को अपने अंदर भर ले, एक्सचेंज जल्दी करने के लिए। ठीक है, कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाए। क्यों जाए? क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग ऐसा ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं तो जितना लेते उतना पूरा रिलीज नहीं करते, इसमें थोड़ा सा बचा रहता है। यानी ऐसा बोलते हैं इन ईच ब्रीथिंग साइकिल, हर ब्रीथिंग साइकिल में ऑक्सीजन लेने और CO2 रिलीज करने में लंग्स ऑलवेज कंटेन सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सो दैट इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज। फिर से एक क्वेश्चन आता, हाउ योर लंग्स गेट डिजाइंड टू इंक्रीज द या टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपके बुक का क्वेश्चन है, आपके लंग्स का डिजाइनिंग ऐसे क्या खास बात है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए। 3 पॉइंट याद रखें। पहला, इन आवर लंग्स एलुबली इज प्रेजेंट एंड द वॉल ऑफ एलुबली इज वेरी थिन सो दैट द डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वॉल बहुत पतला है, जल्दी जल्दी एक्सचेंज होगा। दूसरा, एलुबली कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल सो द डिफ्यूजन बिकम इजियर। तीसरा, when air is sucked in the volume of lungs increases so lungs receive large amount of oxygen. चौथा, in each breathing cycle lungs always contain some residual amount of oxygen. हर ब्रीथिंग साइकिल में लंग्स में कुछ ऑक्सीजन रह जाता है, so it provides sufficient time for exchange of gases. ओके, चलिए 3 पॉइंट समझ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आपको पता होगा आपके ब्लड का कलर क्या है? लाल। क्यों है भाई? क्योंकि आपको पता होगा लाल कलर का हमारे बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड इज रेड बिकॉज उसमें रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल कहां से बना है? हीमोग्लोबिन से। ओके, यानी पिगमेंट यानी कलर, सांस। अब हीमोग्लोबिन क्यों है? आपके ब्लड को लाल करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं डाले भाई, तो नीला कर देना था, पीला कर देना था, बात वो नहीं है। हीमोग्लोबिन डालने का कुछ खास मकसद है। देखिए होता क्या है, एक चीज समझना है, डिफ्यूजन। देखिए आपने सुना था अमीबा की बात। अमीबा एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसको ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे लेता है? डायरेक्ट डिफ्यूजन करता है एटमॉस्फेयर से। तो हमारे बॉडी में क्यों नहीं डिफ्यूजन से पूरा ऑक्सीजन चला जा रहा है? काहे को ये लंग्स बना हुआ है, सब बना हुआ है? बिकॉज याद रखना, डिफ्यूजन कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफ्यूजन कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन यूनिसेलुलर, नॉट इन मल्टीसेलुलर। because note करो, because in multicellular organism all cells are not in direct contact of atmosphere। क्या आपके सारे सेल एटमॉस्फेयर के टच में है? क्या सारे सेल डिफ्यूजन से ले सकते? ये ऊपर वाला तो ले लेगा, नीचे वाला कैसे लेगा भाई? ओके, पहला। दूसरा, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो। डिफ्यूजन इज वेरी स्लो। चलो फैक्ट जानते हैं। फैक्ट क्या है? अगर सिर्फ डिफ्यूजन होता, मान लो लंग्स में, ये लंग्स में जो ऑक्सीजन जा रहा है तो डिफ्यूजन से जा रहा है, मान लो सिर्फ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जाए तो लंग्स से पैर के टो तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 इयर्स लगेंगे। बोलो, समझा? आपने सोचा नहीं होगा 3 साल। ओ माय गॉड, हमको तो हर सेकेंड चाहिए यार, लेकिन 3 साल में तो मेरा टो ही मर जाएगा, उस सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, तो डेड हो जाएगा। 3 साल का बहुत ज्यादा हो, 1 महीने में डेड हो जाएगा वो। तो इतना तो लंबा टाइम नहीं ले सकते भाई। तो कैसे टो तक पहुंच रहा है? तो आपके ब्लड के अंदर कुछ ऐसा डाला गया जिसको ऑक्सीजन से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, फटाफट ऑक्सीजन खींचने में मदद करता है। दैट इज हीमोग्लोबिन। फिर से, why hemoglobin is present in your blood? Hemoglobin is respiratory pigment. It has great affinity. एक वर्ड याद करो, affinity। affinity यानी लव, प्रेम, मोहब्बत, बहुत जी तोड़ लगाओ, तोड़ नहीं सकते। इट हैज ग्रेट एफिनिटी टू द ऑक्सीजन। इसके ऑक्सीजन से बहुत लगाव है। सो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ये क्या करेगा? एलुवली में जो भी एयर है उस एयर में जो भी ऑक्सीजन फटाफट खींच लेगा और उसको क्या करेगा? ट्रांसफर करने में मदद करेगा ताकि आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच सके। बोलो फिर से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या जरूरत है? समझ गया होगा। ओके, तो ऑक्सीजन लेके कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन लेके जाएगा। ओके, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। बिल्कुल, आपने सेल में देखा कि आपने देखा ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट क्या में टूटा? CO2 में। वो CO2 रिलीज होगा। वो CO2 को लेके कौन आता? हीमोग्लोबिन नहीं लाता भाई। वो कौन आता है? वो डिजॉल्व होकर ब्लड में आता है, ब्लड में डिजॉल्व होकर खुद ही आ जाता है।
फिर से आपको समझ गया होगा हमारे बॉडी में। अच्छा, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसी किसी में अलग कलर का हो सकता है। कॉकरोच में व्हाइट कलर का होता है, ब्लू व्हेल में बोलते हैं ब्लू कलर का होता है। अलग अलग जिस कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा ब्लड वैसा ही दिखेगा। भाई जिसमें जिस चीज की जरूरत है वैसा ही दिया गया है। हमारे में हीमोग्लोबिन से काम हो जाता है, ये उतना ऑक्सीजन खींच लेता है जितना हमको चाहिए, मेरा काम हो गया, हमारे में दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो अब ये लेक्चर खत्म होता है, रेस्पिरेशन इज ओवर। मिलते हैं अगले ट्रांसपोर्टेशन में। तो चलिए बच्चों, बाय।